नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कल कर्नाटका विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी तरह से हार हुई है और कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। मैं सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक जीत की बधाई देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं मैं स्वयं भी भाजपा की विचारधारा का व्यक्ति हूं, भाजपा से संबंध रखता हूं। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं 100 में से 60% भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है। ऐसा नहीं है, उस दृष्टिकोण में जो सही होता है उसको हम आपके बीच में लाते हैं। गलत को गलत कहने की भी हम मादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। तो मैं आज आपके बीच में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसके अंतर्गत, जैसा कि मैं कल सोशल मीडिया पर देख रहा था, तरह तरह की बातें जो चल रही थी। स्वाभाविक है, जीत की खुशी में आदमी कुछ इस तरह की बातें भी कह देता है जो उसको लगता है कि भी ऐसा हो सकता है, परंतु फिर भी वहां भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी और जो 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते हैं, उन लोगों को, आम जनमानस को मैं मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी आप सबके बीच में साझा करना चाहता हूं। वो गुजरात से दिल्ली आए, प्रधानमंत्री बने, अपनी ही पार्टी ने उनका रास्ता रोका। तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि स्पिरिचुअल पावर, जो अध्यात्म की जो शक्तियां होती है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ है। जिस लगन से, जिस ईमानदारी से, जिस आत्मविश्वास के साथ वो देश के लिए काम करते हैं, तो ये शक्तियां कहीं ना कहीं उनके साथ हमेशा से रहती है। ये एक नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं है, ये समस्त जितने भी साधु संत हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर इंसान को इतनी ताकत देती है कि ये सारी चीजें उसके सामने कमजोर पड़ जाती हैं। अब कोई जो कुछ एक लोग जो हैं, जो मोदी जी के विरोधी हैं, उनको लगता है कि भी कर्नाटका जीतने के बाद अब दिल्ली भी फतेह करेंगे। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तक का इतिहास रहा है जिसने कर्नाटक जीता वो कभी दिल्ली नहीं जीत पाया। अब ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट है। अब इसको आप किसी भी एंगल में देख सकते हैं, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि भी 2012 के चुनाव, गुजरात में जब 2012 का चुनाव मोदी जी ने जीता, तो उन्होंने अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ कर दिया था कि अब उनकी लड़ाई जो है दिल्ली की तरफ कूच करेगी। तो उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करने में कितनी अड़चनें आई, आप स्वयं सोच सकते हैं। एक नेशनल लेवल की पार्टी जिसमें आप समझ सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे भीष्म पितामह जिनको कहा जाता है, उस समय अटल जी भी थे, परंतु वो अस्वस्थ होने के कारण सक्रिय राजनीति से हट चुके हुए थे।
12 में जो केंद्र में सरकार मनमोहन सिंह जी के राज में चल रही थी, देश कहीं ना कहीं उस सरकार से पीड़ित था। अथाह भ्रष्टाचार आपने आए दिन देखे होंगे उस समय, कोई 2G, कोई 3G, कोई स्पेक्ट्रम घोटाले, कोई किस किस कोयला घोटाले, बहुत ऐसे घोटाले हुए। आए दिन अखबारों में देखने को घोटालों के अलावा बाकी कुछ नजर नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं देश एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था, जो तलाश नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की। देश की जो तलाश थी वो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की और देश ने उनको सम्मान भी दिया और चुनाव भी जितवाया और उनकी सरकार भी बनाई। क्योंकि जो मोदी जी की जो भ्रष्टाचार के प्रति जो उनका रुख था वो बिल्कुल स्पष्ट था। 0 टॉलरेंस की नीति थी। वो बार बार अपने हर मंच से इसी बात को रखते थे और इसी बात को बड़ी प्रमुखता से बोलते थे। तो जब उन्होंने अपना संदेश दिया कि वो दिल्ली का रुख करेंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी में इस बात पर विचार हुआ। बहुत से ऐसे लोग थे जो नरेंद्र मोदी जी के विरोध में थे। उस विरोध को पार्टी ने बाहर नहीं आने दिया, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबरें तो निकलती है। जब सर्वप्रथम उनको कंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाने की बात आई, प्रधानमंत्री तो उस समय दूर की बात थी, सर्वप्रथम कंपेनिंग कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाना था। तो उस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और दिल्ली विधानसभा में चुनाव थे, उनके विधानसभा क्षेत्र के चुनाव थे। तो हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यही आग्रह किया कि विधानसभा चुनाव के बाद ही कंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। परंतु जब इस तरह की बातें चली, देश में आवाज उठने लगी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, इस तरह की जब आवाज उठने लगी, उस आवाज को, ये नहीं है कि भी वो आवाज जनता के द्वारा वो आवाज उठने लगी। आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सम्मेलन था, तो उसमें सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी उसमें उपस्थित थे। तो जब वो शिविर समाप्त हुआ, शिविर समाप्त होने के बाद एक सेशन जो होता है, प्रश्नकाल का एक सेशन होता है, तो उसमें एक संघ के कार्यकर्ता ने उठकर ये प्रश्न भागवत जी से किया कि नितिन गडकरी में ऐसी क्या बात है जो नरेंद्र मोदी में नहीं है, या संघ क्यों नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता। परंतु इस बात का जवाब संघ संचालक मोहन भागवत जी के पास नहीं था। परंतु जब वो प्रश्न वहां पे खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि जब भी हम कहीं भी प्रचार में जाते हैं, सेवाओं के लिए जाते हैं, संघ की एक अपने लेवल की सेवा होती है, तो उनसे उस बारे में प्रश्न किया जाता है, तो हमारे पास जवाब नहीं होता है। उस पर संघ ने जब मंथन किया, बहुत बारीकी से मंथन किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाई, उसके बाद जो निर्णय निकल कर आया, वो कहीं ना कहीं देश चाह रहा था नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में कि भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। संघ ने उस पर कार्य करना शुरू किया, जानकारियां जुटानी शुरू की, और संघ की जानकारी में यहां तक बात आई कि जब भी कार्यकर्ता, संघ का कार्यकर्ता कहीं
प्रचार के लिए, पार्टी के कार्य के लिए या अपने संघ के कार्य के लिए किसी भी गांव में, किसी भी घर में जाते थे तो उनको पहली बात यही सुनने को मिलती थी, अगर वोट चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाइए। तो संघ ने कहीं ना कहीं ये तय कर लिया था कि नरेंद्र मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाना चाहिए। उसके बाद 7 जून से 9 जून तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक गोवा में हुई, जहां पे कंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मोदी जी को चुना जाना था। वो बैठक जो है गोवा में हुई। उस बैठक को रोकने के लिए आप स्वयं सोच सकते हैं, उस बैठक को रोकने के लिए कि ये डिसीजन ना हो, पार्टी के भीष्म पितामह लाल कृष्ण आडवाणी जी और उनका कैंप, कि ये डिसीजन ना हो, मोदी जी को आगे ना लाया जाए, उनको रोका जाए, उन्होंने बैठक में जाना स्वीकार नहीं किया। वो बैठक में नहीं गए। उन्होंने संदेश भेजा कि भी मेरी तबीयत खराब है, मेरे कुछ पेट में गड़बड़ है, इस वजह से मैं बैठक में नहीं आ सकता। बल्कि उस बैठक में यशवंत सिन्हा जी भी नहीं गए, शत्रुघ्न सिन्हा जी भी नहीं गए, जो कि उस टाइम के अटल जी के और आडवाणी जी के समय में स्टार थे भाजपा के। उमा भारती जी भी उस बैठक में नहीं जा पाई। उमा भारती जी ने राजनाथ सिंह जी के पास ये संदेश भेजा था कि भी पार्टी का जो भी निर्णय होगा मेरी तरफ से, मैं उसके लिए स्वीकृत हूँ, आप जो भी निर्णय लेंगे मेरे लिए वो मान्य होगा। परंतु यशवंत सिन्हा से जब पत्रकारों ने पूछा तो यशवंत सिन्हा ने अपनी बात इस तरीके से रखी कि भी मुझे निमोनिया नहीं हुआ है कि मैं गोवा की बैठक में नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाऊं, और दूसरा मैं स्वस्थ हूं। वो इशारा उन्होंने आडवाणी जी के लिए किया कि भी मेरे, जैसे आडवाणी जी ने कहा कि भी मेरा पेट गड़बड़ है, मैं शायद इस वजह से नहीं आ पाऊंगा। दूसरा इशारा उन्होंने आडवाणी जी के लिए किया था। शत्रुघ्न सिन्हा जी भी उस बैठक में नहीं गए। तो हुआ क्या, संघ के दबाव के चलते राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, उनको वो घोषणा करनी थी, बैठक को टाल तो सकते नहीं थे। सुषमा स्वराज जी भी कहीं ना कहीं मोदी जी के विरोध में खड़ी थी, बिल्कुल स्पष्टता मोदी जी के विरोध में खड़ी थी, और आडवाणी जी के पक्ष में वो थी। 2005 में आपको याद होगा, आडवाणी जी जब पाकिस्तान की यात्रा पर थे तो जिन्ना जी की मजार पे जाने के बाद, जिस आडवाणी जी के बिना कहे भारतीय जनता पार्टी की पत्ता नहीं हिलता था, वो आडवाणी जी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गए। उनका जो बयान था वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदेह था। विचारधारा, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा लेकर चलती है, उस विचारधारा के पक्ष में नहीं था। इसलिए कहीं ना कहीं उस समय उनको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा, अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ये सारी चीजें नहीं थी। उस समय से उनका डाउनफॉल आया। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर 2013 तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जितनी भी बैठकें हुई, उसमें आडवाणी जी नदारद कभी नहीं रहे। खाली जो 7 से 9 जून को गोवा में जो बैठक हुई, खाली उसमें वो नदारद रहे। आप स्वयं समझ सकते हैं कि जनसंघ की स्थापना से लेकर 7 जून की कार्यकारिणी को छोड़कर आज तक जितनी भी कार्यकारिणी की बैठकें हुई, उसमें वो हमेशा उपस्थित पाए जाते थे।
मेरे कहने का भाव ये है, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी उनके विरोध में थे कि भी मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाए, उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया जाए। तो जैसे तैसे भी मीटिंग हुई। तो 9 जून को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त होनी तो राजनाथ सिंह जी ने सर्वसम्मति से ये घोषणा कर दी कि भारतीय जनता पार्टी की कंपेनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो मोदी जी को बनाया जाता है। इतने विरोध के बावजूद उसके बाद जब उनको कंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया तो एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार जी की पार्टी, नीतीश कुमार जी को लगा कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन बन जाएगा तो फिर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी वही बनेंगे, स्वाभाविक है। तो उन्होंने नितिन गडकरी जी से बात की कि ये इस तरह का मामला है, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? ये बात चलो कंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन बनना अलग बात है, अगर इनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया गया तो हम आपसे अपना समर्थन वापस ले लेंगे, हम एनडीए से अलग हो जाएंगे। तो उस समय नितिन गडकरी जी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि जब तक मैं अध्यक्ष हूं तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर नहीं करेगी और चुनाव होने के बाद ही हम प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाया। परंतु नीतीश कुमार जी को लगा कि अगर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया, हंग असेंबली होगी, मोदी जी को कोई समर्थन नहीं देगा, अब उस समय पे अगर मैं विरोध में आऊंगा तो मुझे एनडीए से अलग होकर उनके मतलब कि प्रधानमंत्री के सपने पे कहीं ना कहीं पानी फिर रहा था। इस तरह की सोच लेके पार्टी में तो उनका विरोध था ही था, जो बाहर से लोग जो उनके एनडीए में जुड़े थे उनकी भी इस तरह की मानसिकता थी। आप स्वयं सोच सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति को रोकने के लिए किस तरह से ताकतें लगती है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना था। 13 सितंबर 2013 को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई। जब 7 जून को पार्टी के बड़े नेता उनको नहीं रोक पाए कंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनने से, प्रधानमंत्री के विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो संगठनात्मक दृष्टि से जो सबसे मेन पावर जो है संसदीय बोर्ड, उसमें 12 सदस्य होते हैं, जिसमें 11 सदस्य और एक अध्यक्ष उसमें सदस्य होते हैं। तो बहुत पावरफुल कमेटी मानी जाती है और उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है, उसके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं होती है, वो पूरे देश में लागू की जाती है। तो उस समय पे अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजनाथ सिंह जी वो उस समय अध्यक्ष थे, नितिन गडकरी जी जो पूर्व अध्यक्ष थे, अरुण जेटली जी जो महामंत्री थे, थावरचंद गहलोत जी, अनंत कुमार जी, रामलाल जी जो संगठन मंत्री थे, वेंकैया नायडू जी, सुषमा स्वराज जी, और 12वें जो थे वो स्वयं नरेंद्र मोदी जी थे। पहली बार ऐसा हुआ जब किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को संसदीय बोर्ड में जगह मिली थी। तो उसमें अटल जी अस्वस्थ होने के कारण उस बैठक में नहीं आ पाए। आडवाणी जी के तेवर बिल्कुल स्पष्ट थे, वो तो स्वयं नहीं आना थे क्योंकि उन्होंने तो हर संभव रोकने का प्रयास किया। यहां तक कि सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में अपनी तरफ से ये तक कह डाला कि भी आप मेरे से एक नोट लिख लो कि आप जो ये डिसीजन कर रहे हो ये बहुत गलत है। परंतु
ये जो बैठक थी शाम 6:30 बजे शुरू होनी थी, क्योंकि 3 बजे मोदी जी ने गुजरात से आना था दिल्ली के लिए। तो जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे तो सर्वप्रथम वो अडवाणी जी के पास गए तो आशीर्वाद के लिए गए थे। अब उनको मिला नहीं मिला ये तो नहीं कहा जा सकता, परंतु वो उनके पास गए और उसके बाद वो सीधा गुजरात भवन आ गए। गुजरात भवन में कुछ देर बैठने के बाद जब संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हुई तो कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे थे कि अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत, वेंकैया नायडू, ये लोग जो थे ये अडवाणी जी के कैंप में थे कि ये कहीं ना कोई अड़ंगा बीच में पाएंगे। परंतु 6:30 बजे बैठक शुरू होने से पहले नितिन गडकरी जी को संदेश संघ की तरफ से आया, सरसंघ संचालक मोहन भागवत जी का संदेश आया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करो। उन्होंने राजनाथ सिंह जी को ये सूचना दी। जब संघ से ये प्रस्ताव आया तो जैसे रामलाल जी, अनंत कुमार जी, वेंकैया नायडू जी, ये सब लोग न्यूट्रल हो गए और मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया गया। उसके बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, सरकार बनी, पद संभाला। सुषमा जी के विरोध को देखते हुए भी उन्होंने विदेश मंत्री बनाया और जो संसद की सबसे बड़ी कमेटी जो होती है, CCS जो कमेटी होती है, उसका भी उनको मेंबर बनाया। सबसे पावरफुल कमेटी जो होती है उनको सदस्य बनाया। परंतु जब सुषमा स्वराज जी को लगा कि ये पार्टी का निर्णय है तो वो भी पार्टी के पक्ष में हो गई थी। उनकी सबसे अच्छी बात ये रही कि वो पार्टी के पक्ष में आ गई थी। ठीक है, पर्सनली उन्होंने विरोध किया, किस वजह से विरोध किया इस बात पे जाना तो ठीक नहीं रहेगा, परंतु जो फिर अंततः डिसीजन हुआ तो उस पक्ष में वो भी खड़ी हो गई। और मोदी जी ने भी जब तक वो 2013 से लेकर जब तक भी वो जीवित रही तो मोदी जी ने उनके सम्मान में कोई भी कमी नहीं होने दी। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि जिस नरेंद्र मोदी को बनाने वाले स्वयं भीष्म पितामह अटल अडवाणी जी थे, उन्होंने उनका विरोध किया। अब उन्होंने उनका क्यों विरोध किया, उसके पीछे की क्या कारण थे, इस पे तो जाना असंभव है, परंतु उन्होंने विरोध किया। कई बार राजनीति में व्यक्तिगत विरोध के चलते आदमी अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है, देश की समस्याओं को भूल जाता है कि देश की क्या आवाज है। देश मोदी जी को चाह रहा था, तो इसलिए अडवाणी जी ने क्यों विरोध किया, उस विरोध के बाद अब आप स्वयं देख सकते हैं कि उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। सारी चीजें जो है, जो भी जिस तरह का भी सिनेरियो रहा, इस व्यक्ति मोदी जी के बढ़ने का, इतनी परेशानियों से जूझकर जो व्यक्ति देश के आज नेतृत्व कर रहे हैं, उनके कार्य करने की क्षमता में कहां से चूक हो जाए। क्योंकि मेरा ये आज इसलिए विषय बोलने का है क्योंकि आप स्वयं समझ सकते हैं कर्नाटका की हार से भाजपा को बहुत कुछ सीखने को है। हिमाचल में जब चुनाव हारे उस समय ही अगर केंद्रीय हाईकमांड ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सख्त निर्णय लिया होता, हार की जिम्मेवारियां तय की होती कि क्यों हारे, किस लिए हारे, तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता। और दूसरी बात जो निकलकर सामने आई है कि बाहर से जो दूसरे जो प्रदेशों से जो हम नेता भेजते हैं वो चुनाव में जाते जरूर हैं, परंतु कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है वहां की ना भाषा हमको समझ आती है और बहुत सारी ऐसे गणित होते हैं जिसको कि हम लोग भाप नहीं पाते हैं। अगर जिम्मेवारियां तय की जाए तो तब तो कुछ बात बन सकती है, परंतु बिना जिम्मेवारियां तय करके कि अगर हारेंगे तो मोदी जी हारेंगे, जीतेंगे तो मोदी जी जीतेंगे, अगर ऐसे भाव के साथ
हमने तो स्वयं हिमाचल प्रदेश में देखा है, मैं स्वयं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं, हमने देखा हुआ है। अच्छा काम होगा तो अपने लिए श्रेय लेने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ गलती हो जाए तो मोदी जी ने जी ऐसा किया। हमने अपने उपचुनाव में देखा, मंडी सीट हारे तो महंगाई का मुद्दा केंद्र का बनाकर ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा गया। चलते चलते विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कई बार हम लोग पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी भूल जाता है। अब अगर आज की स्थिति कर्नाटका की देखी जाए, जब कर्नाटका की जनता को लगा कि येदियुरप्पा जी तो चुनाव में है नहीं, क्योंकि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी का सबसे सशक्त चेहरा जो था वो येदियुरप्पा जी थे। मोदी जी ने वो जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। चलो ठीक है, संगठन में कुछ बदलाव किए, कई तरह का उन्होंने समीकरण बैठाने की कोशिश की। अब आप स्वयं सोच सकते हैं, 70 लोगों की टिकट काटी गई, नए लोगों को 70 नए लोगों को टिकट दिए गए, जिसमें से 62 या 63 लोग चुनाव हार गए। तो कई बार निर्णय गलत हो जाते हैं कि उस निर्णय के वजह से हम ये सोचें कि मोदी जी के नेतृत्व पर प्रश्न खड़ा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी अगर हम सर्वे करते हैं, मैं भी प्रदेश में हर जगह घूमता हूं और प्रदेश के बाहर भी हमारा आना जाना होता है, सोशल मीडिया पे भी हम लोग देखते रहते हैं, तो आज भी अगर लोकसभा के लिए चुनाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं मोदी जी के पक्ष में जनता खड़ी रहती है। प्रदेश की अपनी समस्याएं होती है, प्रदेश के चुनाव को प्रदेश अपने तरीके से लड़ता है, प्रदेश की जनता प्रदेश के विकास की तरफ को देखकर चुनाव लड़ती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भी 2024 में मोदी जी पुनः वापस नहीं आएंगे। ये मैं इस बात की मैं बिल्कुल गारंटी से ये मैं बात कह सकता हूं कि 2024 का जो माहौल है, ठीक है, आज विपक्ष को बोलने का मुद्दा है, अब उनके पास एक मुद्दा कर्नाटका का मिला है, तो ये 12 महीने जब तक चुनाव नहीं होंगे तो इसका ढिंडोरा पीटते रहेंगे, अपने पत्रकारों से बुलवाते रहेंगे, हर मुद्दे पे इस विषय में बात करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों को माइंड सेट में इस बात को डालने की कोशिश करेंगे। परंतु आज की जो मतदाता है, आज का जो वोटर है, वो बहुत बुद्धिजीवी वोटर है, हर चीज़ को समझता है कि देश कैसे सुरक्षित है और देश किन हाथों में सुरक्षित है। तो आम जनमानस इस बात को समझता है। मैं अगर मेरा वीडियो गलती से मोदी जी के पास पहुंचे तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि संगठन में इस तरह के लोगों की जिम्मेवारियां तय की जाए और उन लोगों को आगे लाया जाए। गलत फीडबैक देकर, हिमाचल प्रदेश में अगर इन्होंने गलत फीडबैक आपको नहीं दिया होता, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को आगे लाया होता, उनसे चुनाव लड़वाया होता, मोदी जी की बात धूमल जी नहीं काटते कभी भी, परंतु वो इन्होंने इस तरह से फीडबैक देकर हाईकमान में इस तरह की बात फैला दी कि कोई ऐसी बात नहीं है जी, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मतदाता बुद्धिमान है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं, 37-38 हजार वोटों से चुनाव पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार बदल जाना कहीं ना कहीं गलत निर्णय का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अंधेरे में रखने का प्रश्न है। जेपी नड्डा जी का गृह क्षेत्र है, तो जिम्मेवारियां जिन व्यक्तियों की है उनकी जिम्मेवारियां तय करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरा तो मोदी जी से स्पष्ट निवेदन यही रहेगा कि ऐसे व्यक्तियों को जो राजनीति में जीतेंगे तो वाहवाही लूटेंगे, हारेंगे तो मोदी जी हारेंगे, इस मानसिकता के साथ जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। 2024 का चुनाव सर पर है और उस चुनाव को मद्देनजर रखते आप सबको मैं यही बताना चाहता हूं
कि मोदी जी ने किस संघर्ष के साथ अपने आप को स्थापित किया है। मुख्यमंत्री रहते, प्रधानमंत्री रहते, आज आम जनमानस के भाव में, उनके मन में, उनके दिमाग में उनके मोदी जी की छवि है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो पॉजिटिव वे में है। उस पॉजिटिव वे को मेंटेन रखने के लिए कार्यकर्ताओं को और जो प्रमुख पदों पर बैठे लोग हैं उनको भी अपना एक अच्छा गणित मोदी जी के सामने रखना चाहिए। और इन सारी जो हारें हुई है, अगर मैं हिमाचल की बात करूं, हिमाचल में लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है ये कमजोर है। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी नरेंद्र मोदी जी का साथ चाहते हैं। स्वयं अगर जनता के बीच में जाते, स्वयं अगर जनता के बीच से बात करते, तो ये दिन शायद ना देखना पड़ता। तो कर्नाटक की हार से भारतीय जनता पार्टी को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मत प्रतिशत है भारतीय जनता पार्टी का 2 से 2.5% मत प्रतिशत कम हुआ है। अपने मत को भारतीय जनता पार्टी ने बरकरार रखा हुआ है। हाँ, कई बार गलत निर्णय हो जाते हैं, तो उससे निराश ना होने के बजाय उसको सीरियसली देखकर, उसको समझकर, उस पर बारीकी से स्टडी करके पुनः वहां पे काम शुरू करना चाहिए। और मेरा ये भी एक विशेष निवेदन रहेगा कि हर प्रदेश के नेताओं में वो ताकत भरने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनकी लोकप्रियता के दम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का प्रयास करे और केंद्र से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो सपोर्ट है वो ऐड ऑन हो। हमेशा केंद्र का जो नेतृत्व है वो ऐड ऑन होता है, और लोकल पॉलिटिक्स में और लोकल मुद्दों पर जो पॉलिटिक्स की जाती है उसके लिए प्रदेश के नेता सशक्त होने चाहिए। गुजरात में जो मुख्यमंत्री थे वो भी अपने आप को 3 साल में स्थापित नहीं कर पाए, डिलीवर नहीं कर पाए। इसलिए ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। मैं तो यही चाहता हूं कि हमारी बात मोदी जी तक पहुंचे और जो हमने बात कही उस पर अमल हो। और प्रदेश की स्थिति से भी मैंने आपको अवगत करवाया कि प्रदेश में क्यों ये इसलिए हुआ कि हर आदमी अपने आप को सुपर स्ट्रांग समझना शुरू कर दिया था। बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना, ठीक है, शांता जी भी भाजपा के नेता हैं, धूमल जी भाजपा के नेता हैं। आपको अगर लाभ नहीं दे सकते तो नुकसान भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसी पार्टी ने उनको इस स्तर पर पहुंचाया है। पर जब सामने वाला उनको समाप्त करने की बात करने लगे, तो कहीं ना कहीं जब इस तरह का नेचर, इस तरह का व्यक्ति एक तरफ खड़ा हो जाता है, अपने साइलेंट खड़ा हो जाता है, तो वोटर बहुत समझदार होता है, वो सारी बातें भांप जाता है और समझ जाता है। ये थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने रोड़े आए, आप स्वयं समझ सकते हैं। तो और किस बात के लिए कितने कितने रोड़े आएंगे ये भी आप स्वयं समझ सकते हैं। परंतु ये नहीं है कि कर्नाटका हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी, नुकसान हुआ है, स्वाभाविक है, विपक्ष को बोलने का मौका मिला है, ये भी स्वाभाविक है। परंतु इस हार से हताश होने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की क्या, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की 304 सीटों से बढ़कर 404 तक पहुंचने की जो गति है वो पकड़ी जाएगी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। ये भरोसा मुझे तब है क्योंकि हम भी जनता के बीच में रहते हैं, तो लोगों की बातें सुनते हैं, तो आम जनमानस इस बात से प्रसन्न है। मेरी वीडियो कैसी लगी आप जरूर शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
हाँ, मुझसे कोई अगर त्रुटि हुई होगी तो उस बात के लिए भी मैं क्षमा याचना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।